भी इनकी अपनी बेटी हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद मैं नहीं सोचती मैं अनाथ हूँ। मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बेटी हूँ, मैं एक हिस्सा हूँ। पार्टी मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। ऐश्वर्या रावत को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी गलत नहीं कर सकती उनके साथ। और इस बयान के बाद सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने ऐश्वर्या रावत को टिकट देने का फैसला कर लिया है? क्या ऐश्वर्या रावत को यह बता दिया गया है कि केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार आप ही हैं? ये संकेत इसलिए ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि ऐश्वर्या रावत ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है, जबकि ऑफिशियली अभी तक बीजेपी ने किसी कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर केदारनाथ विधानसभा में नहीं किया है। और इन संकेतों के बाद अब सियासत बीजेपी के भीतर गर्म है। खासतौर पर कुलदीप रावत क्या कदम उठाएंगे, इस पर भी निगाहें हैं, क्योंकि वो 2022 में दूसरे नंबर पर थे, इसलिए वो खुद को ज्यादा मजबूत दावेदार मान रहे थे। लेकिन ऐश्वर्या रावत तो सीधे सीधे कह रही हैं कि बीजेपी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। पार्टी में मैं यहाँ पे संगठन मंत्री जी से मिली और हर किसी को के मन में टिकट से पहले कुछ संशय होता है, तो उन्होंने मेरा वो संशय दूर किया। उन्होंने यही बोला कि ऐश्वर्या जी आप पार्टी में अपनी निष्ठा को बनाए रखिए और पार्टी में जो एक परिपाटी चली आ रही है कि उपचुनाव में टिकट वो घर पे ही देते हैं, परिवार वालों को ही देते हैं, तो पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी। तो उन्होंने, मैं यहाँ से बहुत ऑप्टिमिस्ट होकर जा रही हूँ, बहुत आशा और बहुत खुशी के साथ जा रही हूँ कि मुझे इतना सकारात्मक रिप्लाई मिला। ऐश्वर्या रावत तो यह दावा कर रही है कि पार्टी संगठन ने उन्हें टिकट की गारंटी दे दी है और ये इसके लिए उदाहरण देती हैं पिछले तमाम उपचुनावों के, जिनमें परिवार के किसी सदस्य को ही उम्मीदवार बनाया जाता है। अब ऐश्वर्या अगर टिकट पा जाती हैं या उन्हें बीजेपी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है, तो फिर ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति केदारनाथ में किस करवट बैठेगी, इस पर भी निगाहें हैं। और कुलदीप रावत अगला कदम क्या उठाएंगे, इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा है, क्योंकि कुलदीप रावत कह चुके हैं कि टिकट अगर नहीं मिला तो फिर फैसला वो नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ता लेंगे। और सूत्र ये बताते हैं कि केदारनाथ की परिस्थितियों पर कांग्रेस की पूरी नजर है और बीजेपी के बागियों पर भी वो डोरे डालने की कोशिशों में है। हालांकि कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि उम्मीदवार के चयन को लेकर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं सुरेंद्र शर्मा, वो देहरादून पहुंचे हैं। कल कांग्रेस की बड़ी बैठक देहरादून में होनी है, उसके बाद आगे का रास्ता तय होगा। साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि गुटबाजी जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है। कोई अंतर कहीं कोई अंतर कहीं कोई अंतर नहीं। कुछ कह रहे हैं सर, रिपोर्ट पहले प्रदेश कमेटी को भेज। अरे वो प्रोसीजर ऐसी चीज़ों पर जो है एक दूसरे से बात करके उन्होंने कहा भाई ये कैसे हुआ, उसने कहा ऐसे हुआ, बता दिया, हो गया। सब बड़ी जॉली माउंट में थे, मैंने तो उनको देखा बात करते हुए, बड़े हंसते हुए कह रहे थे। और दूसरे दिन जो है अखबारों में जब मैंने उसमें सुर्खियाँ देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं, लेकिन निगाहें सबकी केदारनाथ की सीट पर इसलिए ज्यादा टिकी हैं कि वहां उम्मीदवार किस दल का कौन होगा, ओरिजिनल कैडर का होगा या फिर आयातित होगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी सबकी निगाहें हैं और फिलहाल तो इस बात का इंतजार है कि पहले आप, यानी बीजेपी सोच रही है पहले कांग्रेस डिक्लेयर करे, कांग्रेस सोच रही है बीजेपी डिक्लेयर करे। अब लड़ाई इस बात को लेकर है कि बीजेपी के अंदर ज्यादा बगावत होगी या फिर कांग्रेस के अंदर ज्यादा बगावत होगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में समीकरण बहुत उलट पुलट होने वाले हैं।